फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पी ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आज हम सीखने वाले हैं बेटा जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसे जरूर देखें, है ना, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की पूरी कहानी समझ में आ गई तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बहुत आराम से समझ सकते हो। बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इसका देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख लीजिए, जिस नाम से आपको पुकारना है या फिर एग्जाम्स में जिस नाम से दे रखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा HEG से सिंबल करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम EA लिखते हैं, है ना। तो आप जैसे आपका मन हो उस तरीके से आप इसको बता सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज की कहानी। सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं, जनरल ट्रेंड क्या है इसकी, एक्सेप्शनल केसेस क्या है इसके अंदर, और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी, मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो क्या कांसेप्ट रहेगा, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आपने मेरी अगर एक एक क्लास को ले लिया, देख लिया, तो बेटा जी उनसे आने वाले क्वेश्चंस आप 100% बहुत सही तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास, और ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जादू। चलो सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, पहले ये देखते हैं। तो वही एक एटम ले लीजिए, ये आपके पास एक एटम है और ये एटम की आउटर मोस्ट शेल है। ये एटम की आउटर मोस्ट शेल है, और हम ये तो जान ही चुके हैं कि सर अगर पी ब्लॉक का एटम है तो उसकी आउटर मोस्ट शेल ही उसकी वैलेंस शेल होगी, बिकॉज पी ब्लॉक के पास एक ही वैलेंस शेल होती है, वो भी आउटर मोस्ट वाली। चलो अब क्या है कि सर यहां पर मुझे क्या करना है कि ऑब्वियस है कि ये जो आपका एटम होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम इसको होना चाहिए। अगर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन कराऊं, अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन कराऊं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास में जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही से दिखेगा, बेटा जी ध्यान से देख रहा होगा, तुरंत ही खींचेगा अपनी तरफ। मतलब कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जब तक सर ये बहुत दूर था तो कोई लेना देना नहीं था, जैसे ये पास आया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्रिएट हो गया। और बेटा जी अगर कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहां पे क्या हो गया कि सर जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। दो चार्जेस के बीच में, मतलब दो अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि सर अगर हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पर एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होती है। एनर्जी आपकी क्या होती है बेटा जी, रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है। तो पहला डिफरेंस तो देखो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कि सर जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, मतलब कि एटम के आउटर मोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे तो वहां से एनर्जी बाहर रिलीज होगी। तो यहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा जी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब आपने देखो कभी एक सिस्टम, एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि सर हमारे पास दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है बेटा जी एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है कि जब आपको एनर्जी देनी पड़े, मतलब एनर्जी क्या हो, रिक्वायर्ड हो,
और एक्सो का मतलब क्या है कि सर यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, यहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने देखा था कि सर जहां पे आपको एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसके लिए एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, जहां पर एनर्जी रिलीज हो उसके लिए एंथैल्पी नेगेटिव होती है। मतलब नेगेटिव का मतलब ज्यादा है, बाहर निकल रही है, जा रही है, और पॉजिटिव का मतलब कि हीट आ रही है, एनर्जी आप रिक्वायर्ड कर रहे हो, मतलब जोड़ रहे हो उस एनर्जी को अपने अंदर। तो इसलिए हम डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। तो याद रखना कि अगर कोई भी प्रोसेस आपका एंडो है तो एंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव आएगा, अगर सिस्टम एक्सो है तो एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव आएगा। तो ये तो क्लियर है कि सर इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये तो क्लियर है कि सर इसका जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज वो एंडोथर्मिक था, वहां पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही थी, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये एक्सो है, एक्सो है तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव है। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो सर इतनी सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, हम आगे की कहानी क्या है वो हम देखते हैं। चलो देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, और पूछ भी ले तो कुछ नहीं है। ये क्या है भाई, अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो आप कह दोगे कि सर रिलीज्ड एनर्जी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल फॉर एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। खत्म कहानी, डेफिनेशन का क्या है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसका रिलेशन देखते हैं साइज के साथ, फिर हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड की। चलो तो पहले एक एक स्टेप पढ़ते हैं। देखो ध्यान से बेटा जी, कि अगर मैं सबसे पहले इसके रिलेशन की बात करता हूं कि इसके रिश्ते कैसे हैं, रिलेशन की बात करते हैं, हम इसकी रिश्तेदारी निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मेरे पास डेल्टा एच ई जी है इसको मैं साइज के साथ रिलेट करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास दो एटम्स है सर, एक ये एटम है और एक बेटा जी मेरे पास ये एटम है। मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को यहां एंटर कराना है, मुझे क्या करना है इलेक्ट्रॉन को यहां गेन कराना है, इन दोनों में गेन वाला सिस्टम होगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन यहां आया, आपका यहां आया इलेक्ट्रॉन आपका। अब देखो कि यहां पे जो न्यूक्लियस है और यहां पे जो न्यूक्लियस है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाएगा, ऑब्वियस है यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज यहां पे न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर है। तो यहां पे ड्यू टू द स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। और अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है तो दैट मीन्स कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यहां पे क्या है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी आपकी। भाई जितनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी धीरे से जाएगा अट्रैक्ट करने के लिए उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आप देखना चाहते हो कि सर एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगी, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि सीधी सी कहानी हमारी है कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है मोर आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका भी साइज के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डेल्टा एच ई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और जेड इफेक्टिव के साथ देखो ऑब्वियस है कि सर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो आप देखो कि इसका जो रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो रिलेशन है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही है। रिलेशन कैसा है, यहां पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही है, मतलब वहां भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। चलो ये तो रही रिलेशन की बात। इसी से हम जनरल ट्रेंड को और देखते हैं, इसकी जनरल ट्रेंड की कहानी क्या है। चलो देखो ध्यान से, अगर हम इसी से इनकी जनरल ट्रेंड की कहानी बनाएं कि सर जनरल ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से देखना बहुत प्यार से। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो सर जनरल ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स दो तरीके से देखते हैं। पहला पीरियड में देखेंगे, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट मूव करना। दूसरा हम ग्रुप में चेक करेंगे और ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम जाना, ठीक है।
अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैं ये तो क्लियर कर चुका हूं कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता है डिक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होगा, साइज होगा इंक्रीज। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, शुड बी इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एचईजी क्या होना चाहिए, शुड बी डिक्रीज। मतलब कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ी थी। अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बेटा जी घट रही थी। तो मतलब देखो बिल्कुल सेम से रिलेशन है लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये तो रहा जनरल ट्रेंड का कॉन्सेप्ट। और आप जानते हो सर जनरल ट्रेंड का मतलब क्या है, जनरल ट्रेंड का मतलब है कि सर मैक्सिमम लोग आपकी बातों को समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया मतलब सारी पीरियोडिक टेबल आपको मानेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे भी एक्सेप्शन की कहानी होगी, यहां पर भी आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शन केसेस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर आपको अब बताता हूं कि सर कहां पे एक्सेप्शन की कहानी होगी, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर यहां से जो एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, यहां पे जो एक्सेप्शन की कहानी होगी वो ग्रुप में होती है। ग्रुप से ही हर बार, मैं हर बार ही कहूं तो हर बार आपको इसके ग्रुप से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, 101% मिलेगा, है ना। मतलब मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चमकता धमकता दिख जाता है मुझे। समझ लेते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो कहानी क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि सर यहां पे मेरे पास 15 ग्रुप है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है तो सर हमारा जो डेल्टा एचईजी है शुड बी डिक्रीज, ऐसी कहानी होनी चाहिए। चलो हम गए 16 ग्रुप पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीनियम, पोलोनियम। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं सर, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एचईजी क्या होगा आपका, डिक्रीज। वेरी गुड। 17 ग्रुप पर आए, 17 ग्रुप पर आए तो सर हमें कौन मिला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटिन। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो डेल्टा एचईजी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ये जनरल ट्रेंड हमने पढ़ा था। दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि सर ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर पढ़ा, इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सर किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी कम है, तो आंसर क्या मिला सर, यहाँ पे फास्फोरस की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और उसके बाद बिस्मथ। तो ये ऑर्डर था हमारे पास 15 ग्रुप का। 16 ग्रुप पे देखा सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेनियम, देन ऑक्सीजन, देन पोलोनियम। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था 16 ग्रुप का। यहां पर चेक करा सर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटिन। तो ये हमारा था बेटा जी 17 ग्रुप की कहानी। ध्यान से समझना सर, ये 15 ग्रुप है, ये हमारा 16 ग्रुप था और ये हमारा 17 ग्रुप था। 18 का ग्रुप की कहानी मैं बताऊंगा अभी। अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये तो आपने बता दी कहानी, लेकिन ये समझाओ कि सर नाइट्रोजन, अभी आप कह रहे थे सर साइज जिसका छोटा होगा, मतलब साइज जिसका छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस से तो छोटा ही है ना, हाँ है। और अगर फास्फोरस से छोटा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों नहीं। मतलब एक तो सर इन दोनों में गड़बड़ हो गया, यहां पे भी इन दोनों में गड़बड़ हो गया, यहां पे भी इन दोनों में गड़बड़ हो गया। बाकी तो देखो सब में ठीक ठाक है भाई। इससे नीचे आप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है भाई। बिस्मथ की सबसे कम, पोलोनियम की सबसे कम, एस्ट्राटिन की सबसे कम। मतलब ये दोनों जो ऊपर वाले गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस गड़बड़ कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन सल्फर गड़बड़ कर रहा है और यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन गड़बड़ कर रहे हैं। तो जब हमने इसका आंसर जानने की कोशिश की तो देखो उन्होंने कैसे समझा। इधर देखो, अगर मैं इस बात को समझाऊं कि सर ये कहानी है क्या, तो आपने क्या करा कि सर ये है मेरे पास फ्लोरीन का एटम,
और ये है मेरे पास एक क्लोरीन का एटम। ध्यान से देखो, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अगर ये फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7। ये मेरे पास क्लोरीन है तो इसके भी वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है सर? इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो सर ऑब्वियस है कि यहां से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यहां से न्यूक्लियस थोड़ा सा कम लगाएगा। भाई ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा? तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सर, फ्लोरीन का साइज है छोटा सा और उस छोटे से साइज के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर ये बेटा जी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। और जैसे ही इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को लेने की, लेकिन सर वो कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद भी उसकी टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेने की। कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा इसके खुद के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करना स्टार्ट कर देंगे। भाई उसके पास जगह ही नहीं है इतनी इलेक्ट्रॉन को रखने की। क्लोरीन क्या है सर? ठीक है, थोड़ी कैपेसिटी कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, बट उसके पास इनफ स्पेस है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आराम से अपनी तरफ खींच के रख लेगा। तो ये दोनों में अगर हमने कंपैरेटिवली चेक किया तो सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है फ्लोरीन से। अब इस कैपेसिटी इसकी ज्यादा है लेकिन टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। किस वजह से? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से टेंडेंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। यहां पे इनफ स्पेस, इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से क्लोरीन की यहां पर सबसे ज्यादा हो गई। तो यही कहानी 17 ग्रुप में है, यही कहानी 15 ग्रुप में, यहां 16 में एक और चीज है कि सर यहां पे तो सिर्फ मैंने एक्सचेंज करे हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि सर ऑक्सीजन तो इतनी पीछे चला गया। तो बेटा जी एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने जब ऑब्जर्वेशन करा तो ऑक्सीजन हमें यही दिखाई दिया। मतलब कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी जो टेलेनियम सेलेनियम से ही ज्यादा थी। इसका एब्सोल्यूट आंसर अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक किसी बुक में बहुत सफिशिएंट डेटा इसके बारे में नहीं दिया कि सर इसकी इन सबसे भी कम क्यों हो गई, है ना। बस इतना ही लिख रखा है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के थ्रू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेलेनियम और टेलेनियम से भी कम हो गई। क्यों हो गई इसका कोई आंसर नहीं है, अभी तक इस पे कोई ऐसी थ्योरी नहीं बनी, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल थॉट नहीं है जिससे ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। तो ये कई बार फ्लोरीन वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लेगा बताओ किसकी ज्यादा है, कभी आपसे पूछ लेगा क्यों ज्यादा है ना। तो ये कई बार आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो अब देखो बेटा जी, अब अगर मैं बात करूं कि सर क्या कहानी होगी, ध्यान से देखना। अब सर 18 ग्रुप तो रह गया, आपने 18 के बारे में कुछ बताया नहीं, 18 की भी तो कहानी बताओ, 18 का क्या होगा। चलो 18 पे आ जाते हैं। 18 ग्रुप पे हम पहुंचते हैं। 18 ग्रुप पे हमें मिलता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडियम। चलो पहली बात यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के पास इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब कि इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना करे, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर ना दे। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है सर? ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इनर्ट हो गया। मतलब सब में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सब में कैसा है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इससे कहो कि भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, ये था आपके पास हीलियम, हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन ले ले, हीलियम मना करेगा भाई मैं क्यों लूं इलेक्ट्रॉन। नियन के पास गया, आप ले लो इलेक्ट्रॉन, नियन का मैं भी क्यों लूं भाई इलेक्ट्रॉन। हम क्यों लें इलेक्ट्रॉन? हमें जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इनर्ट है, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है। फुलफिल्ड का मतलब क्या है कि भाई उनका
कॉम्प्लेक्स उनका कंपाउंड, उनका ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है। और अगर ये पहले से ही स्टेबल है, आप एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दोगे तो ऑब्वियस है कि अनस्टेबल हो जाएगा। तो कौन चाहेगा इस दुनिया में कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन या हम अनस्टेबल हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, खुद से नहीं लेगा। मतलब कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको इसे उल्टी एनर्जी अब देनी पड़ेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है या ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पर डेल्टा H आपका पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो आप याद रहना कि सर यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कराना चाहते हो तो एनर्जी उल्टी आपको देनी पड़ती है। यहां पे एनर्जी कैसी होती है, रिक्वायर्ड, मतलब कि डेल्टा H आपका पॉजिटिव होगा इन सब के लिए। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इसके केस में नहीं करेगा क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। आप जबरदस्ती दे सकते हो इलेक्ट्रॉन इन्हें, तो जबरदस्ती देने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो ये ही हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए आपको एनर्जी उल्टी देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा H आपका कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कहानी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंटायर पीरियोडिक टेबल में किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी ज्यादा है? हम जानते हैं कि सर अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं मतलब पीरियड में, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। ये तो आप जानते होंगे। तो सर फर्स्ट ग्रुप में तो चलो हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। हीलियम का तो आपको पता है इनर्ट कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। इसके नीचे कहानी होती है लिथियम से स्टार्ट और लास्ट कहां तक जाती है, नियन तक। तो नियन भी नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा साइज या किसका आ जाएगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के नीचे गए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये हमारे पास कहानी रही। और आप जानते हो कि फ्लोरीन का वैसे सबसे ज्यादा होना चाहिए था, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, बट टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो हम ये बात आज के बाद याद रखेंगे कि सर क्लोरीन की मतलब मैक्सिमम डेल्टा HEG है एंटायर पीरियोडिक टेबल के अंदर। मतलब पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेनी है कि सर ये कहानी है हमारे पास क्लोरीन की। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन था कि सर अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा दुखी कौन करेगा, ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा सर, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल होगा। तो आप 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। और 18 ग्रुप में भी सबसे ज्यादा किसकी हुई, जिसका साइज सबसे छोटा है, मतलब कि हीलियम की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एंटायर पीरियोडिक टेबल में। तो ये दोनों बात आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा। इसके बाद देखो कि सक्सेसिव का एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास कि सर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, तो देखो सक्सेसिव का आइडिया तो आपको लग चुका है कि एक एक करके करना है हमको। तो मेरे पास क्या है कि सर एक एक्स एटम था, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, x नेगेटिव बना, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा, x2 नेगेटिव हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा, x3 नेगेटिव हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी 1 थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी 2 थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी 3 थी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था कि सर EA1, EA2, EA3 इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये हमको आज देखना है। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये बात हमको बेटा जी आज यहां पर चेकआउट करनी है। ध्यान से देखो कि सर ये EA1, EA2, EA3 है ना, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया हमने,
यहां पे इलेक्ट्रॉन हमने लिया और यहां पे इलेक्ट्रॉन हमने लिया। हमें ये देखना है कि सर इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से कौन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से लेगा दैट मींस कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। और एनर्जी रिलीज कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां देखो कि सर पहला इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है बढ़िया था, यहां पे इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है, आप एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने और इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो मोर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का हो गया, मतलब कि ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में तो चलो ज्यादा ही ले लेगा, क्योंकि यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था या एक का ही रिपल्शन है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है। तो सर सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन आप तब ले सकते हो जब उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड, सेकंड ज्यादा होगी थर्ड, थर्ड ज्यादा होगी फोर्थ, इस तरीके से कहानी बढ़ती रहेगी। समझो भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्सेप्ट करा रहे हो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया से एक्सेप्ट कर रहा है ये। एक एक्सेप्ट करने के बाद इसने नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही आ गया, आप तीसरा इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो, और ज्यादा रिपल्शन, और जितना ज्यादा रिपल्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पा रहा ना, वो अच्छे से गेन नहीं कर पा रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से गेन नहीं करेगा तो कभी काम नहीं बनेगा। तो यहां पे ऑर्डर क्या रहेगा, यहां ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जस्ट अपोजिट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जस्ट अपोजिट है। तो ये है हमारी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी। मतलब ये अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया बहुत अच्छे से तो मेरी गारंटी है कि आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप 100% वहां से समझ जाओगे कि सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओ, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए और मैंने ट्राई किया है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये है हमारे पास एंटायर प्रॉब्लम, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हमने पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमने पूरा कर लिया, और इससे जाने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया बेटा इसमें से ही प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे हटके भी आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये हमने दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे अपने पी ब्लॉक को, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।